वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। आज हम लास्ट लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 9 है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर का। राइट। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टूडेंट की क्वेरी थी उसको सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी। एक स्टूडेंट जो है वो पूछ रही थी मेरे से कि मैम हमें ना सूटेबल टाइम मतलब ऐसे बताया जाए कि हम ऐसे पढ़ते तो हैं बट ऐसे हमें जो रिएक्शंस जो है वो मेमोराइज नहीं होती अच्छे से, हम याद कर लेते हैं हम भूल जाते हैं। राइट। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे डाउट आ रहा था। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अपना जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज करो। जनरली स्टूडेंट्स की क्या हैबिट होती है देर रात तक पढ़ने की, है ना। वो देर रात तक पढ़ते हैं फिर सुबह जो है वो लेट उठते हैं, ऐसे टाइप की हैबिट होती है जनरली स्टूडेंट्स की। अगर मेरी आप बात मानो, एडवाइस लो मेरी, तो मैं आपको हमेशा एडवाइस यही दूंगी कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ो। कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी आप अर्ली मॉर्निंग उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। आप अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठ जाए और 5 से 7 आप मतलब एक रूटीन सेट कर लें आप कि हाँ मुझे इस रूटीन के अकॉर्डिंग यहाँ उठना है। आप एक बार ट्राई करें, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा हैबिट को अपने को सही करने के लिए, बट जो स्टूडेंट्स सुबह याद करते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, उनको ज़्यादा मेमोराइज होता है, ज़्यादा अच्छे से समझ आती है सारी चीज़ें। राइट। तो आप सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट करो और ऐसा नहीं करना कि आप पूरे दिन बुक लेके बैठे हुए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अपना जो टाइम आप दे रहे हो स्टडी को वो 100% होना चाहिए। उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो और आपके पास फ़ोन पड़ा हुआ है और बार बार आप फ़ोन की तरफ देख रहे हो। राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो आप जनरली आप यही किया करो, अपने फ़ोन को बिल्कुल साइड में मतलब रूम से ही बाहर निकाल दो फ़ोन को। कोई ज़रूरत नहीं है पास में रखने की भी, रूम से बाहर निकाल दो फ़ोन को, बाहर रख के आ जाओ कहीं पे भी, बट जहाँ पढ़ रहे हो उसके टाइम आप अपना फ़ोन यूज़ ना करें। सिर्फ कंसंट्रेशन करें उन पॉइंट्स पे जो आपको पढ़ाया गया है, जो चीज़ें आपको बताई की हुई है। तो ऐसा करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। राइट। करोगे फॉलो। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड रिएक्शन। हमने एल्काइल हैलाइड की फर्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, देन हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल। राइट। तो चलो देखते हैं क्या होता है एल्काइल हैलाइड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है। मेटल के साथ रिएक्शन की फर्स्ट जो मेथड की रिएक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX की फॉर्मेशन आप एल्काइल हैलाइड से कर सकते हो। कैसे, ये लिया आपने एल्काइल हैलाइड, उसकी मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RMgX। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे आप जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं लेबोरेटरी में जो हम जानते हैं वो इजीली जो है वो सिंथेसाइज हम कर सकते हैं। इस वजह से RMgX इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी रिएक्शंस भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब RMgX की अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो किस टाइप का नेचर होता है वो देख लेते हैं। R और Mg का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, मतलब R और Mg के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। बट ये हाईली क्या होता है, पोलर होता है, जिसकी वजह से इसके R पे नेगेटिव साइन और पार्शियल, और मैग्नीशियम पे क्या साइन होता है, पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो R पार्ट है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल एटम, बोलो मॉलिक्यूल तो नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच एटम की तरह क्या करता है, बिहेव करता है कोई भी रिएक्शन के लिए। राइट। ध्यान रहेगा। अब ये क्या कर सकता है RMgX वो हम देखते हैं। देखो RMgX हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है, हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम, या हम ये बोलते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन, अगर कहीं से उसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए तो वो क्या करता है, वहाँ से प्रोटॉन को रिलीज़ करके और खुद क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। क्या बनाता है वो, एल्केन बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल RMgX की रिएक्शन मैंने वाटर या मिथेनॉल या इथेनॉल से करा दिया, एसिटिक एसिड ले लिया मैंने
और अमोनिया ले लिया मैंने, राइट, अमोनिया ले लिया, तो ये क्या करता है, एक्टिव H को निकाल के और क्या फॉर्म कर देता है, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। RMgX जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से इस टाइप से रिएक्शन करता है। वही वाटर के साथ, वाटर के पास जो है वो एक्टिव H प्रेजेंट है, तो उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, RH बनाएगा। मेटल के साथ नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो एल्काइल हैलाइड RX लिया, उसकी रिएक्शन होती है सोडियम, यहाँ पे अब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ पे क्या बन जाता है, RR एल्केन बन जाता है, NaX बन जाता है। ऑलरेडी हम जो है आपने GOC में जो GOC सेकेंड या हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट में आपने पढ़ा हुआ होगा। वुड्स रिएक्शन दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, एक आयनिक और फ्री रेडिकल, राइट, पढ़ रखा होगा अच्छे से आपने। नहीं पढ़ा होगा ना तो मैं ले लूँगी एक दिन लेक्चर कभी, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना उस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल दो या केमिकल रिएक्शंस बोल दो, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। एल्काइल हैलाइड की कंपैरिजन अगर की जाए एराइल हैलाइड से, तो वो जो है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड में यहाँ पे हेलोजन लगाया हुआ है, एराइल हैलाइड है, आप सब्स्टिट्यूशन कराना चाहोगे तो यहाँ पे इजीली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हेलोजन का लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करने की वजह से इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इस वजह से इस Cl आयन को एराइल ग्रुप से अलग करना जो है वो इजीली पॉसिबल नहीं होता। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, बट इजीली जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि जो एराइल हैलाइड है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, राइट। आगे डिस्कस करें। जो केमिकल रिएक्शन होती है जर्नल एराइल हैलाइड की, वो होगी तो कौन सी, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी। एरोमेटिक रिंग से एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिमूव हो जाएगा। X को यहाँ पे Z ने रिप्लेस कर दिया, राइट। अब हमें देखना है कि ये रिप्लेसमेंट होगा कैसे, तो वो हम देखते हैं। देखो सॉरी, यहाँ पे स्लाइड जो है वो मिसिंग हो गई, सॉरी। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। चलो हम समझते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कैसे, समझो। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं अपन। देखो कैसे होती है रिएक्शन, समझना। ये है आपका एराइल हैलाइड, राइट। अब इस पे आएगा न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने के लिए, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो कैसे रिएक्शन होती है, देखो हेलोजन जो होता है वो इस तरह से रेजोनेंस करता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होता है तो न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, हेलोजन। तो जैसे ये इस पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। अगर ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी। क्या देखना, यहाँ पे Cl है, न्यूक्लियोफाइल भी है, और यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। बाकी अल्टरनेट फॉर्म में क्या है, डबल बॉन्ड रिएक्शन हो गई। ये वाला आपको जो है इंटरमीडिएट मिल गया। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो सकते हैं, डीलोकेलाइज हो सकते हैं। स्टेप समझ आया। नंबर 1 में हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया है और जो इंटरमीडिएट बना उसमें हमने ये बताया है कार्बेनाइन जैसा इंटरमीडिएट बन रहा है,
और उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हमें नाम देना हो जिसमें नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा होगा, उसको बोला जाता है मीज़नहेमर कॉम्प्लेक्स, राइट। ये इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है और इसको क्या बोला जाता है, मीज़नहेमर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, राइट। अब देखते हैं अब क्या होगा। देखो लास्ट स्टेप में क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज इस तरह से डीलोकलाइज होके आ जाता है, यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। उसके बाद ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनाता है लास्ट स्टेप में, फास्ट स्टेप होता है, और यहाँ से जो क्लोरीन है वो रिमूव हो जाता है। इस टाइप से एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो इस कंपाउंड में पॉसिबल होती है। तो अगर मुझे पूछ लिया जाए कि इस रिएक्शन की रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो आपके एक तो एराइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे और आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। अगर रेट को स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से रिलेट किया जाए तो मीज़नहेमर कॉम्प्लेक्स जो है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जितना आपका ज़्यादा होगा, उतनी ही रेट जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ आई, इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल रेट उतनी ही रिएक्शन की क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती है। बात क्लियर हुई, कैसे समझ आया आपको अच्छे से। मीज़नहेमर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है और रेट स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। अब आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कुछ ये दिया हुआ था, आपको बताना है इस क्वेश्चन में रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 4 टाइप के मॉलिक्यूल आपके सामने हैं, R1, R2, R3, R4 में कंपेयर करना है। सोच के बताइए मुझे, जल्दी करो, देखो टाइम नहीं लगना चाहिए। इंटरमीडिएट कार्ब एनायन है, तो कार्ब एनायन को स्टेबल अगर हमें करना है तो विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कार्ब एनायन को ज़्यादा स्टेबल करते हैं। और आपको पता है NO2 का स्ट्रॉन्ग -I एंड -M दोनों इफ़ेक्ट होते हैं, तो जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप इंक्रीज़ होंगे उतनी ही आपकी मीज़नहेमर कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से रेट जो है रिएक्शन की उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं सही हूँ तो आंसर आना चाहिए R4 सबसे ज़्यादा, देन R3, देन R2 एंड सो ऑन R1। ये इस रिएक्शन की रेट हो गई, राइट। अगर अपन देखा जाए, हमारे पास इस बात का प्रूफ भी है अपने पास, और रेट आंसर तो सही है अपना। प्रूफ क्या है, NCERT में दे रखा है कि रेट क्यों ज़्यादा होती है और किस तरह से हमें जो है डिफरेंस मिलता है इन 4 स्ट्रक्चर में। देखो फर्स्ट एग्जांपल लिया, सिर्फ क्लोरोबेंजीन था और हम OH- से इसका सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे, NaOH लिया हुआ है। तो देखो 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर का हमें यूज़ करना पड़ रहा है, तब जाके रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रही है, राइट। सब्स्टिट्यूशन हो तो गया, बट ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। अगर एक सेकेंड एग्जांपल में देखो, अगर मैंने एक NO2 को ऐड कर दिया तो NaOH के साथ टेम्परेचर देखो डाउन कर दिया, मतलब हमें अब इतनी इस रिएक्शन को एनर्जी देने की या हीट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलरेडी रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर 443 केल्विन दिया हुआ है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, राइट। अगर थर्ड एग्जांपल देखो तो थर्ड एग्जांपल में 2 NO2 लगे हुए हैं, तो अगर टेम्परेचर का कंपैरिजन आप चेक करो तो 368 जो डिग्री केल्विन जो है वो टेम्परेचर आपको यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब और भी टेम्परेचर की अमाउंट को कम कर दिया, मतलब जो रिएक्टेंट है वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, उसको कोई भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ आई यहाँ तक, वेरी गुड। और अगर 3 NO2 लगा दिया जाए तो सिर्फ वाटर डाल दो, उसी से क्या हो जाएगा, वार्म वाटर से ही सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन इस बात का प्रूफ है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारी जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और हमें ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये तो थी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो इस कंपाउंड की होती है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। करें डिस्कस
अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देता है, देखो जैसे बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी थी वैसे ही रिएक्शन है। बेंजीन पे हेलोजन लगा हुआ है तभी इसको एराइल हैलाइड बोलते हैं। हेलोजन जो होता है वो आपका क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है। वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, रिच होती है। बट ड्यू टू देयर माइनस आई इफेक्ट ये जो ग्रुप होता है हेलोजन, इट इज़ रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब होना तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को जो इंक्रीज़ करने वाले ग्रुप होते हैं वो तो होते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो डिक्रीज़ करने वाले ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं रेट को, वो होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। बट ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कौन सी पोजीशन पे करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करता है। मीन्स जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके साथ अटैक करने के लिए तो वो या तो ऑर्थो पे आएगा या कौन सी पोजीशन पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। तो सबसे पहले रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं इसी में, वो क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन कैसे करना है, देखो एराइल हैलाइड की रिएक्शन Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3, सेम वही रिएक्शन है जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में करी थी। ये दोनों कॉम्बिनेशन तो क्रिएट करेंगे Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को, और ये जो ऑलरेडी Cl प्रेजेंट है आपके एराइल हैलाइड में वो डायरेक्ट करेगा कि उसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाए, तो एक प्रोडक्ट मेजर और एक प्रोडक्ट माइनर मिल जाएगा। यहाँ पे मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा वो कैसे डिसाइड होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है ऑर्थो के केस में देन तो मेजर वो होता है। अदरवाइज स्टेरिक क्राउडिंग को देखा जाता है, जहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। एनी डाउट, क्लियर हुआ अच्छे से? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में देखो क्या होगा, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है HNO3 और H2SO4, ये क्या जनरेट करता है आपके नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव को, और ये NO2 पॉजिटिव जो है वो अटैक करेगा, वही क्लोरीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो वो या तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा या पैरा, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, आपका पैरा वाला बन जाएगा। तो क्लियर हुआ, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट, तो वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H जो है वो ऐड हो जाएगा, एक मेजर बन जाएगा और दूसरा जो है वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। एरोमेटिक, ये सारी जो रिएक्शन है ना वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मतलब अगर आपने बेंजीन की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रखी है तो बिल्कुल आपको इजी लग रहा होगा। अगर मैंने आपको बता भी रखा होगा ये सारी रिएक्शन, वहाँ पे आप देख लेना, मेरे लेक्चर्स जो है वो आपको देख लेना एक बार, है ना, आपको समझ आ जाएगा सारा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दो टाइप की रिएक्शन होती है। रिएक्शन कराई जाती है वही CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये दोनों एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड का काम करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल के वही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और Cl जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। बिल्कुल इसी के सिमिलर एक और रिएक्शन है जिसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे क्या होता है, CH3COCl की रिएक्शन होती है AlCl3 के साथ, तो होता तो वही है, Cl निकल जाता है और एसाइलियम आयन जो है वो बन जाता है इस टाइप से, और ये एसाइलियम आयन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाता है, और पैरा पोजीशन पे आपका क्या मिल जाता है, आपको मेजर प्रोडक्ट। तो ये हो गई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। राइट, क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से CH3CO बन गया, एसाइलियम आयन, और एसाइलियम आयन का अटैक करा दो, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। हमने अभी लेक्चर में जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने 2 RX एलिफेटिक RX मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कराई थी। अब रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ईथर रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको जो है एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है वो मिल जाएगी इस रिएक्शन में, राइट। बस इस रिएक्शन का नाम चेंज कर दिया, इट इज़ कॉल्ड एज वुड्स फिटिक रिएक्शन, राइट। बस सिर्फ रिएक्टेंट को चेंज किया है। अगर फिटिक रिएक्शन की बात करें तो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, दोनों ही आपके एराइल हैलाइड होंगे, रिएजेंट वही सोडियम और ईथर, और दोनों जो है वो अटैच, कुछ नहीं करना, जो 2 रिएक्टेंट है वहाँ से XX हटाओ और RR ग्रुप को अटैच कर दो। तो RR ग्रुप को अटैच किया तो वुड्स रिएक्शन, एक R और एक बेंजीन को ऐड किया तो वुड्स फिटिक, और दोनों ही एराइल ग्रुप को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गई, फिटिक रिएक्शन। तो ये हमने आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जेई और नीट और आपकी NCERT पूरा हमने कवर कर लिया, राइट। कोई भी डाउट हो, NCERT के क्वेश्चंस में डाउट हो, आपको कोई शीट सॉल्व कर रहे हो उसमें डाउट हो, कोई बुक सॉल्व कर रहे हो उसमें डाउट हो, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण पे डाउट डिस्कशन कर सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।